गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। महात्मा गांधी जनवरी 2015 में भारत लौटे और इससे पहले वे अफ्रीका में थे और उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इसी पद्धति को सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह क्या है ये मैंने आपको पहले करवाया था, उसके अंदर की सत्याग्रह आंदोलन क्या होते हैं। महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। ये सभी हम पिछले भाग में कर चुके हैं। आगे आ गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1919 के अंदर एक कानून बनाया कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल किसी भी भारतीय नेता को बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ भारत में उसका विरोध हुआ और उस विरोध को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया और लोगों को उस मार्शल लॉ के कानून के अंतर्गत जेलों में डालना बंद कर दिया। आगे हमने किया था इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश के अंदर विरोध हो रहे थे और पूरे भारत के अंदर मार्शल लॉ लागू किया हुआ था, यानी 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी का वार्षिक मेला लगा जो हर वर्ष लगता था और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो इस बात से अनभिज्ञ थे कि मार्शल लॉ क्या है, उनको पता ही नहीं था, बच्चे बूढ़े महिलाएं बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए अमृतसर में पहुंचे हुए थे और सभी जलियांवाला बाग के अंदर एक मेला लगा था उसमें शामिल और कुछ क्रांतिकारी वहां पर मीटिंग भी कर रहे थे। उसी दौरान वहां के पुलिस अफसर जनरल डायर ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उसके आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया और गोलियां चलाने लगे। तब तक गोलियां चलती रही जब तक कि बाग में मौजूद सभी लोग नहीं मारे गए और उसमें सैकड़ों लोग मर गए और उस अफरा तफरी के अंदर बाग के बीच में बना हुआ कुआं लाशों से भर गया था। आज भी उस कुएं को जलिया शहीदी कुएं के नाम से जानते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर भारत के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क गई और अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोग एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। अब आगे हम असहयोगी क्यों। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज हमारे देश में हमारे सहयोग से स्थापित हुए हैं और अगर हम अपना सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज अपने आप भारत छोड़कर चले जाएंगे। और गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग से चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना। देखिए, गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, जैसे सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञ आंदोलन शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं कर रहे थे। देखो नए शब्द आए इसमें, बहिष्कार, किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी
चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना आमतौर पर यह विरोध का एक रूप ले लेता है। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चली और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति दी गई। और आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह ने आंदोलन को किस तरह समझा, वो इसमें देखिए। इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जुलाई 1922। विदेशी कपड़ों का पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए एक बड़ा सा चरखा इसमें दिया गया है, क्योंकि चरखा ही उस समय क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में माना जाता था। ये रहा चरखा, देखिए, क्योंकि बिना चरखे से सूत काटेंगे और उसी सूत से अपने गांव में धागा बनाएंगे और कोई भी विदेश में बने हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस प्रकार से विदेशी कपड़े का जगह जगह बहिष्कार किया गया और लोग विदेशी कपड़ों की दुकानों में जा करके उनका सामान बाहर निकाल करके और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और ये पहला कदम था असहयोग आंदोलन का। अब देखिए आंदोलन के भीतर भी अलग अलग तरह के आंदोलन चले। पहला था शहरों में आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया और मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए अधिकार मिल सकते हैं। तो मद्रास के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए वहां पर पिकेटिंग, देखो नया वर्ड आ गया पिकेटिंग, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते थे कि कोई नहीं जाएगा, शराब की दुकान में नहीं जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। मान लीजिए यह साल 1920 चल रहा है, आप सरकारी स्कूल विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को ऐसे आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर बनाना है। देखो बेटा, आपको एक पोस्टर बनाना है। जैसे आप पोस्टर बनाते हैं ना, तो आप अपनी कॉपी के अंदर जो एसएस की कॉपी है उसके अंदर एक पोस्टर बनाइए और उस पोस्टर के ऊपर आप लिखिए कि किस प्रकार से आप असहयोग आंदोलन में साथ देंगे। जिसे ऐड करते हैं ना, और चुनाव के दिनों में नारे लिखते हैं, कोई किसी पार्टी के बारे में, कोई किसी पार्टी के बारे में। जैसे आजकल टीवी पर आए हुए ना, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, बीजेपी की तरफ से मोदी है तो मुमकिन है। उस प्रकार से आपको इसके अंदर पोस्टर बनाने हैं। 1920 में जाकर के, यानी आज से 100 साल पहले। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे फैला, देखिए। आंध्र प्रदेश के अंदर आदिवासी इलाकों में आंदोलन फैला और इसका नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र ने, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों, जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था कि जमीन पर उनका अधिकार न हो। पट्टे क्या होते हैं? जो ठेके पर लेकर के आधे में जो जमीन बोते हैं उसको बोलते हैं पट्टेदार। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी फैसला लिया। जून 1920 में, यानी नाई थे, धोबी थे, जो छोटे काम करने वाले लोगों थे, उन्होंने बड़े जमींदारों के काम करने, कपड़े धोने बंद कर दिए, उनकी दाढ़ी बनानी बंद कर दी, क्योंकि अंग्रेजों से ज़्यादा वही जनता को बेगार, एक वर्ड बार बार इसमें आता है बेगार। बेगार क्या होती है? बेगार कि काम करवा लेना और उसके पैसे ना देना। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा, बार बार वर्ड आता है, अवध किसान सभा।
महीने भर में पूरे इलाके में गांव में संस्थाएं खोल दी गई। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस नेतृत्व खुश था। 1921 में जब आंदोलन फैला, तालुकदारों व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि कांग्रेस का आंदोलन था राजनीतिक और जो गांव के लोग थे वो तंग थे जमींदारों से, बड़े किसानों से, सेठों से, साहूकारों से। तो उन्होंने आंदोलन का रूप दूसरा निकाला और उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानों पर, जमींदारों की हवेलियों पर हमले कर करके अनाज के गोदाम, पैसा लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए तो वही एक स्वराज्य था। अब जो दूसरी गतिविधि आपको करनी है, अगर आप 1920 में उत्तर प्रदेश के किसान होते तो स्वराज्य के लिए गांधी जी के आह्वान पर क्या प्रतिक्रिया देते, अपने उत्तर के साथ कारण भी बताइए। तो ये आंदोलन जो उस समय चला था, ये दो गतिविधि आपको करने, एक पोस्टर बनाना है और एक 1920 में अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान होते तो स्वराज्य के लिए आह्वान जो गांधी जी ने किया था उसका आंदोलन में आप क्या करते। अगला देखिए, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति मिली और इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को बारदोली किसान आंदोलन सफल होने के कारण और अंग्रेजों द्वारा किसानों का कर्ज माफ़ करने और माल माफ़ करने के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय तक जाने जाते थे वल्लभ भाई पटेल के नाम से, और उन्होंने नया नाम दिया सरदार। सरदार का अर्थ हमारा नेता। तो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे और ये जो आपको दो गतिविधि बताई हैं ये 1920 में आप उत्तर प्रदेश किसान होते तो क्या करते, और दूसरा एक पोस्टर आपको बनाना है जो मान लीजिए कि आप 1920 में सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो ऐसे योगदान में जुड़ने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर बनाइए और इसको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर साफ साफ बनाने। थैंक यू। जय हिंद।